नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मुझे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मिला ब्लूमबर्ग के अंदर। इसके अंदर बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से चाइना के अंदर जो वाटर है उसकी स्केर्सिटी बढ़ती जा रही है। चाइना इज रनिंग आउट ऑफ वाटर और इसकी वजह से क्या होगा कि बाकी के जो आसपास के देश हैं, स्पेशली जो पूरा एशिया है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में आ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि चाइना के अंदर अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका डायरेक्ट असर अगर आप देखोगे तो जियो पॉलिटिक्स पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली हैं क्या, क्यों मैं यहां पर कह रहा हूं कि चाइना इज रनिंग आउट ऑफ वाटर, एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस तरह से हम चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर हम सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बैकग्राउंड के तहत। यहां पर एक हिस्टोरियन है जॉफ्री पार्कर, उनके द्वारा आर्गुमेंट दिया गया था कि 17th सेंचुरी में यहां पर जो भी रेवोल्यूशन, जो भी अपहेवल देखने को मिला है, उसका मेन कारण था चेंजिंग वेदर, और इसकी वजह से जो वॉर है, रेवोल्यूशन है, वो सारी चीजें देखने को मिल रही थी। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां पर कई सारे जो नए ट्रेड रूट्स हैं, रिसोर्सेज, राइवलरीज, आर्कटिक के अंदर आप देखिए जो आर्कटिक वाला है वहां पर रशिया और किस तरह से बाकी के देश यहां पर टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। और अब अगर आप देखोगे चाइना, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा पावर बनता जा रहा है, वो यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम को रीऑर्डर कर सकता है, बिकॉज वहां पर पानी खत्म हो रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा कि खुद चाइना के अंदर और चाइना के आसपास के जो देश हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। देखिए यहां पर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेचुरल रिसोर्स अगर आप देखोगे तो पहले काफी समय से कई सारे देशों की जो इमेज है उसको बदल के रख दिया है। जैसे कि एक छोटा सा देश, आप कई बार लोग सोचते हैं यूके में ऐसा क्या था। 19th सेंचुरी में अगर आप देखिए तो जो अबंडेंट कोल रिजर्व्स हैं उसकी वजह से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और यूके काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गया। उसको फाइनली टेक ओवर किया गया यूएस के द्वारा। यूएस यहां पर जो अपने खुद का जो एरेबल लैंड हो गया, मैसिव ऑयल रिजर्व्स हो गया, और भी कई सारे जो रिसोर्सेज थे यूएस के पास, उसको यहां पर उसने यूटिलाइज करने की कोशिश की और एक प्रकार का अपने आप में इकोनॉमिक जायंट आज के डेट में भी यूएस बना हुआ है। और सेम आप कह सकते हो चाइना के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। जो कैपिटलिस्ट रिफॉर्म है, जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को उसने अपनाया, जो उसकी डेमोग्राफिक्स है, जो यंग पॉपुलेशन थी उसको यूटिलाइज किया, मतलब कि जो चीप लेबर मिलता है उसको यूटिलाइज किया। और साथ ही साथ 1970s के बाद से लेकर काफी तेजी से वहां पर ग्रोथ आई है। 1970s में अगर आप देखिए तो भारत और चाइना सेम लेवल पर खड़े थे, लेकिन चाइना ने अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाया है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो उस समय जो चाइना है उसके पास सेल्फ सफिशिएंट लैंड था, वाटर था, और कई सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे आप चीप लेबर की बात करिए, बाकी के जो रिसोर्सेज थे उसको अपना एग्रेसिव तरीके से इस्तेमाल किया और आज के डेट में वर्ल्ड में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है आगे, और यूएस के बाद आजकल चाइना का ही नंबर लिया जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि चाइना के पास जो पहले नेचुरल अबंडेंस हुआ करता था वो पुरानी बात हो चुकी है। आज के डेट में यहां पर कई सारी प्रॉब्लम्स आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट 10 साल पहले की बात है जब चाइना बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। अगर आप चाइना में देखोगे ना तो एक या दो एग्रीकल्चर गुड्स छोड़ दो, जैसे राइस हो गया, उसको छोड़ दो, तो ज्यादातर एग्रीकल्चरल जो गुड्स हैं, चाहे कोई भी क्रॉप हो, उसको चाइना इंपोर्ट कराता है। तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है विश्व के अंदर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसके पास वो रिसोर्स नहीं बचा है। जो एरेबल लैंड है वो लगातार श्रिंक करता जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहे हैं उसके लैंड, ओवर यूज हुआ है वहां पर। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट उसने यहां पर करके दिखाया है, वहां पर एनर्जी इंपोर्टर बन गया है। आप देखिए यहां पर चाइना की जो 3/4 मतलब 3/4 अगर हम देखें ऑयल की रिक्वायरमेंट, वो बाहर से आती है, वो इंपोर्ट कराता है ऑयल को, और इसीलिए ग्वादर पोर्ट और सीपेक का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका आज के डेट में नेट एक्सपोर्टर बन गया है, मतलब कि जो ऑयल है जो उसके पास रिजर्व था वो आज के डेट में अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना यहां पर इंपोर्ट कराता है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइना में कितनी ज्यादा खपत है। जहां तक चाइना के वाटर सिचुएशन की बात है, जो कि मेन मुद्दा है इस पर्टिकुलर वीडियो का, तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में, मैं आपको बताता हूं क्यों। वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे 20% आबादी चाइना के अंदर है, लेकिन वहां पर फ्रेश वाटर जस्ट 7% मिलेगा, मतलब विश्व का 7% वाटर ही फ्रेश वाटर चाइना के अंदर है। और पूरा अगर आप रीजन देखिए चाइना के अंदर, और स्पेशली नदर्न रीजन, ये आप देख सकते हो वाटर सिचुएशन को बेसिकली ये दिखा रहा है। तो ये जो नदर्न वाला पूरा पार्ट है, यहां पर जो येलो रिवर यहां पर बहती है, इसके नीचे यांगजी रिवर, इसको रेड रिवर भी कहा जाता है। तो ये जो नदर्न वाला पार्ट यहां पर
जो कंसंट्रेशन आपको आबादी मिलेगी बीजिंग से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। इनफैक्ट गंभीर इतना ज्यादा बताया जाता है कि मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा प्रॉब्लम वाटर की आपको नदन चाइना में देखने को मिलेगा। थाउजेंड्स ऑफ रिवर जो है वो डिसअपियर हो गए हैं क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है और इसकी वजह से जो वाटर जितना बचा है वो भी स्पॉइल हो चुका है। यहां पर कई सारे एस्टिमेट्स बताए जाते हैं कि 80 to 90% जो चाइना का ग्राउंड वाटर है और आधी उसकी जो रिवर वाटर है वो डर्टी हो चुकी है, उसके आप पानी नहीं पी सकते। मोर देन हाफ ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर, 1/4 ऑफ द रिवर वाटर आप यूज नहीं कर सकते इंडस्ट्री में, फार्मिंग में, और ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रॉब्लम है। एक्सपेंसिव प्रॉब्लम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना इसकी वजह से जो पूरा वाटर है उसको डाइवर्ट कर रहा है, मतलब वेट रीजन से उसको जो ड्राउट प्रोन रीजन हैं वहां पर डाइवर्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है। एक्सपर्ट यहां पर एसेस कर रहे हैं कि हर साल इसकी वजह से $100 बिलियन, जस्ट इमेजिन, $100 बिलियन का यहां पर उसको नुकसान होता है बिकॉज ऑफ वाटर स्केर्सिटी। और यहां पर जो शॉर्टेजेस हैं, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर हुआ है, उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली आपको चाइना में वाटर की वजह से देखने को मिलेगी। ऑल्दो आप कह सकते हो कि वहां की सरकार ने भी कोशिश तो की है यहाँ पर जो वाटर को किस प्रकार से यूज करना, सही तरीके से वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना, लेकिन बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम को रोकने में वो कामयाब नहीं रह पाई है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसी महीने की, आई थिंक शायद पिछले महीने की बात है, दिसंबर 2021 में यहाँ पर जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उनका अनाउंसमेंट आया था कि गुंजाओ और शेंजन जो कि 2 मेजर सिटीज हैं वहां पर वाटर की बड़ी समस्या हो सकती है और ड्राउट अगले साल भी देखने को मिल सकता है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स और मुद्दे मैंने आपको बताए, ये बेसिकली मेरा इसका ये लिंक था कि जो जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है। मैं आपको और थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2005 में जो प्रीमियर है जैसे कि प्रेसिडेंट मेन होता है चाइना के अंदर, उसके बाद प्रीमियर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो, तो जो प्रीमियर है उन्होंने 2005 में बोला था कि वाटर स्केर्सिटी थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ चाइनीज नेशन। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो चाइनीज नेशन बचेगा नहीं बचेगा, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जो मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स हैं चाइना के, उनका बयान आया था कि चाइना को हर एक ड्रॉप के लिए फाइट करना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो यहां पर मरना भी पड़ेगा। तो वैसे तो आप स्टेटमेंट देखोगे तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट है, लेकिन आप कह सकते हैं कि रिसोर्स की स्कैर्सिटी और इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। और अगर चाइना के अंदर वाटर की स्कैर्सिटी होगा तो यहां पर आपको बाकी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है और जो पूरा टेंशन है पूरे रीजन में वो बढ़ सकता है। चाइना के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उनका यह कहना है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो अगर डोमेस्टिकली फील करेगी प्रॉब्लम को, मतलब आप खुद सोचो अगर चाइना के अंदर वाटर प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी लगातार, तो जाहिर सी बात है ना कि डोमेस्टिकली प्रेशर आएगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। लोग यहां पर धीरे धीरे वॉइस रेस करेंगे, भले ही वो डेमोक्रेटिक कंट्री ना हो, लेकिन अल्टीमेटली एक समय के बाद तो वॉइस रेस किया जाएगा। तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो यहां पर इंटरनेशनल जो राइवल्स हैं उनको एक प्रकार से वो वही हम कहते हैं ना नेशनलिज्म, उसको दिखाते हुए प्रेशर इधर की तरफ डाइवर्ट कर सकती है। ज्यादातर चाइना का जो फ्रेश वाटर है अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, तिब्बत के अंदर देखने को मिलता है। तिब्बत आपको पता है 1949 में यहां पर चाइना ने फोर्स के माध्यम से उसको अपने अंडर ले लिया था और कई वर्षों से अगर आप देखिए तो जितनी भी प्रॉब्लम है चाइना की रिसोर्स चैलेंजेस की, वो यहां पर अपने नेबरहुड के साथ लड़ झगड़ कर कुछ किसी प्रकार से उसको हासिल करने की कोशिश की है। यहां पर एक और एग्जांपल बताता हूं मेकोंग रिवर का। आपको पता है मेकोंग रिवर ये चाइना से आता है यहां पर, और ये आपका जो साउथ ईस्ट एशियन ये जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हो ना यहां पर, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है इस मेकोंग रिवर पर। चाइना ने क्या किया है, यहां पर एक जायंट डैम बना दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, स्पेशली थाईलैंड और लाओस, ये जो थाईलैंड देख रहे हो आप और ये लाओस, ये काफी डिपेंडेंट है मेकोंग रिवर पर, लेकिन ये पानी इधर नहीं आ पाता क्योंकि यहां पर चाइना डाइवर्ट कर देता है पूरी तरह से पानी। तो इसकी वजह से यहां पर एक बहुत बड़ी टेंशन धीरे धीरे क्रिएट होती जा रही है। और इनफैक्ट ये आप छोड़ो, शिनजियांग जो रीजन है आपको पता है जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास वो लोग जो पूरा बॉर्डर शेयर करता है, जहां पर विगुर मुस्लिम्स आपने सुना होगा, तो वो जो पूरा रीजन आप देखोगे शिनजियांग रिवर, वहां पर भी कई सारे जो वाटर जो रिवर्स हैं उसको यहां पर डैम बनाया है चाइना ने। और वो पानी क्या होता है कि सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे उज्बेकिस्तान और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहां पर जाता है। तो उधर एक दूसरी प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा आप देखिए हिमालयन रीजन्स में, जो तिब्बत वाला हिमालयन रीजन्स है, ब्रह्मपुत्रा का अक्सर एग्जाम्पल आता है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बहुत ही बड़ा जायंट वो डैम बना रहा है, कई सारे डैम बनाया है, जिसकी वजह से भारत ने हमेशा क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि भारत में उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, बांग्लादेश में उसकी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ये जो वाटर स्कैर्सिटी आप आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे, चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, भारत हो, बांग्लादेश हो, या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो उस साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड भारत के अगर आप देखोगे तो हर जगह यहां पर चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इसी की वजह से इस पूरे सिचुएशन को डेंजरस बताया जा रहा है। भारत के काफी बड़े जानने वाले जो इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट आपने सुना होगा, ब्रह्मचलानी, उनके द्वारा बोला गया था कि साउथ चाइना सी ले लीजिए, हिमालय ले लीजिए, हर जगह यहां पर जो स्टेल्थ एफर्ट है वो चाइना कोशिश करता है डालने की, और जो अपना रिसोर्सेज है उसको किसी प्रकार से जुटाने की कोशिश करेगा। बेसिकली कहने का मतलब है थर्स्टियर, जितना ज्यादा थर्स्टियर होता जाएगा चाइना, जितना ज्यादा प्यासा होता जाएगा, उतना ही ज्यादा जियोपॉलिटिकली नेस्टी भी होता जाएगा। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वॉर करने की कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं लद्दाख और बाकी रीजन्स में अगर आप देखोगे ना तो इसका कुछ ना कुछ आपको कनेक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पूरा एक चाइना के अंदर वाटर स्कैर्सिटी आ रही है, ये हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए बाकी देशों को कि यहां पर चाइना किसी भी प्रकार की चाल चल सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, और ये आप क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा नेचुरल रिसोर्स, कई सारे जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पर, ये पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वहां पर कौन सा ऐसा कॉमन रिसोर्सेज है जो कि अबंडेंस में देखने को मिलता है हर एक जगह, हर एक देश के अंदर। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप वहां से जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।